नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, अभी पिछले महीने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा बंधन विकास प्राधिकरण आदि बनाम राजेश शर्मा वाले एक मामले में सभी विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करते समय जो शुल्क लिए जा रहे हैं, जिसमें कि निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, प्रभाव शुल्क और सब डिवीजन चार्जेस शामिल हैं, इन चार्जेस को ना लेने के लिए विकास प्राधिकरण ये चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे, ऐसा एक आदेश पारित किया है। और उसने कहा है कि इसमें नक्शा पास करते समय केवल विकास प्राधिकरण विकास शुल्क, दाखिल खारिज प्रभार, भंडारण शुल्क और जल शुल्क ही वसूल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन से शुल्क अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लिए जाएंगे और कौन से शुल्कों से आवेदक को राहत मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानचित्र स्वीकृत करते समय जो शुल्क लिए जाते हैं, उसके संबंध में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अतिरिक्त भी समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कुछ शासनादेश निर्गत किए जाते हैं, या विभिन्न विकास प्राधिकरण अपने यहाँ अपनी बोर्ड बैठक से स्वीकृत करा के कुछ आदेश पारित करते रहते हैं। उन आदेशों के क्रम में भी कुछ शुल्क लिए जाने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विकास प्राधिकरण उन आदेशों का पालन करते हुए जो अपने द्वारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत कर लेते हैं, और उसके क्रम में भी उस शहर विशेष के लिए वांछित जो शुल्क हैं वो निर्धारित करते रहते हैं। और आवेदकों पर जो मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए आवेदन आते हैं, उन पर वो शुल्क आरोपित कर दिए जाते हैं। जबकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में कौन कौन से शुल्क लिए जाने हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इस तरह जब यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शुल्कों के अतिरिक्त भी कोई शुल्क उत्तर प्रदेश शासन के किसी शासनादेश के अनुपालन में या विभिन्न विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बोर्ड बैठक में स्वीकृत किए गए किसी प्रस्ताव के संदर्भ में लिए जाते हैं, तो उन शुल्कों को विभिन्न आवेदकों ने न्याय संगत या विधि संगत न मानते हुए विभिन्न न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल कर रखी थी। उन सब याचिकाओं को अंतिम रूप से जब सुप्रीम कोर्ट में क्लब करके सुनवाई की गई, तो मथुरा बंधन विकास प्राधिकरण आदि, जिसमें कि आगरा विकास प्राधिकरण की काफ़ी याचिकाएं हैं और अन्य विकास प्राधिकरण को भी याचिकाएं हैं, उन सबको क्लब करके मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आदि बनाम राजेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 28 अप्रैल को, पिछले शुक्रवार को एक आदेश पारित किया है। जिस आदेश में क्या उल्लेख किया गया है, इसके हम कुछ क्लिप्स आपको सुनाते हैं। और विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम आपको एक समाचार पत्र की कटिंग भी दिखाएंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। और मैं आपको उस समाचार पत्र में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में नक्शा पास करते समय कौन कौन से शुल्क लिए जाने हैं और किस धारा के अंतर्गत लिए जाने हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूं। दोस्तों, समाचार पत्र में जो लिखा है वो ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास प्राधिकरण मानचित्र स्वीकृत करते समय निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन शुल्क और प्रभाव शुल्क नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 35 अपीलों का निर्णय करते हुए यह आदेश दिया है। आदेश के बाद अब विकास प्राधिकरणों से मानचित्र स्वीकृत कराने को निर्माणकर्ता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति C.T. रवि कुमार की बेंच ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आदि बनाम राजेश शर्मा आदि मामलों में यह आदेश किया है, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण से संबंधित कई अपीलें भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(2)(a) में निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन शुल्क, प्रभाव शुल्क का उल्लेख नहीं होने पर यह आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन में विकास प्राधिकरणों को मूल याचिकाकर्ताओं को 12 माह में विकास शुल्क को समायोजित कर 6% की ब्याज के साथ इन शुल्कों की राशि को वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा
रेखा रानी के मामले में दिए गए निर्णय की पुष्टि की है। अधिनियम की धारा 15(2)(a) के अनुसार विकास शुल्क, नामांतरण शुल्क, मलबा शुल्क व जल शुल्क ही निर्माणकर्ता से लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि शासन द्वारा अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत जारी शासनादेशों के आधार पर प्राधिकरण कोई शुल्क या चार्ज नहीं वसूल सकेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि विकास प्राधिकरण केवल यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15(2)(a) के अंतर्गत जो शुल्क निर्धारित हैं वही ले सकता है, और अगर इसके अतिरिक्त किसी और धारा के अधीन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उत्तर प्रदेश शासन कोई शुल्क लेने के संबंध में शासनादेश या आदेश निर्गत करता है तो उस शासनादेश या आदेश के अनुपालन में कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता है। केवल धारा 15(2)(a) के अनुसार ही जो शुल्क निर्धारित हैं यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में वो ही लिए जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी शुल्क है वो अब विकास प्राधिकरण नहीं वसूल पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15(2)(a) में क्या प्रोविजंस हैं, और इसके अतिरिक्त जो और शुल्क विकास प्राधिकरण किसी शासनादेश के अनुपालन में या अपने बोर्ड बैठक के किसी प्रस्ताव को पारित करके उसके अनुपालन में लेते थे, तो वो जो धारा है 41 उसके अधीन ये शासनादेश किए जाते थे। तो मैं धारा 41 की भी व्याख्या करूंगा कि धारा 41 क्या है, जिसके अंतर्गत विभिन्न शुल्कों को लिए जाने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाते थे। तो अब मैं बात करता हूं कि धारा 15(2)(a) में क्या है, जिसके अनुसार कौन कौन से शुल्क लिए जाने प्रस्तावित हैं या कौन कौन से शुल्क यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 15(2)(a) क्या कहती है शुल्कों के संबंध में। दोस्तों, मेरे सामने ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की बुकलेट है। मैं इसकी धारा 15(2)(a) पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिसमें कि नक्शा पास करते समय कौन कौन से शुल्क लिए जाने का उल्लेख किया गया है इस एक्ट में, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, धारा 15 है अनुमति हेतु आवेदन। इसमें लिखा हुआ है कि धारा 14 में विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त हेतु हर व्यक्ति अथवा निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न उप चेयरमैन के समक्ष ऐसे प्रारूप में और विकास जिसमें आवेदन पत्र संबंधित हो से संबंधित ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए जो उपविधियों द्वारा भेद की जाए लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं कि क्या है। एप्लीकेशन फॉर परमिशन, एवरी पर्सन और बॉडी अदर देन एनी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी डिजायरिंग टू ऑब्टेन द परमिशन referred to in section 14 shall make an application in writing to the vice chairman in such form and containing such particulars in respect of the development to which the application relates as may be prescribed by bylaws। ये इसका मुख्य अंश है। अब इसकी धारा 2 क्या है और फिर 2A पे भी बात करेंगे, जिसके अंतर्गत शुल्कों का विवरण दिया गया है। धारा 2 है इंग्लिश में, एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 shall be accompanied by such a fee as may be prescribed by rules। हिंदी में क्या है धारा 2 में लिखा है कि उपधारा 1 जो हमने अभी पहले व्याख्या की थी वो उपधारा 1 थी, ये उपधारा 2 है। तो उपधारा 2 में लिखा हुआ है कि उपधारा 1 के अंतर्गत हर आवेदन पत्र के साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा जो नियमों द्वारा भेद किया गया हो। अब नियमों द्वारा कौन सा भेद किया गया है, इसकी अगली धारा 2A में बताया गया है। मुख्य रूप से 2A ही शुल्कों के निर्धारण करने के संबंध में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत उपधारा है। तो उपधारा 2A में कौन कौन से शुल्क लिए जा सकते हैं ये व्याख्या की गई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्राधिकरण ऐसी रीत से और ऐसी दर से जो विहित की जाए विकास शुल्क, दाखिल खारिज प्रभार, भंडारण शुल्क और जल शुल्क आरोपित करने का हकदार होगा। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। धारा 2A में इंग्लिश में लिखा हुआ है द अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू लेवी डेवलपमेंट फी, म्यूटेशन चार्जेज, स्टैकिंग फी एंड वाटर फी इन सच मैनर एंड एट सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसमें लिखा हुआ है कि विकास प्राधिकरण नक्शा पास करते समय केवल विकास शुल्क या डेवलपमेंट फी, दाखिल खारिज प्रभार या म्यूटेशन चार्जेज, भंडारण शुल्क या स्टैकिंग फी, जल शुल्क या वाटर फी, ये 4 फीस ही प्राधिकरण उद्गृहित कर सकता है।
यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 15(2) के अंतर्गत। और इसी बात पर विभिन्न प्राधिकरणों में दायर समस्त याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा का संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है, जो अभी 28 अप्रैल को निर्गत किया गया है, कि इस धारा में जो ये 4 शुल्क उल्लेखित किए गए हैं, इन शुल्कों के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण कोई भी अन्य शुल्क किसी भी शासनादेश या प्राधिकरण बोर्ड से पारित किसी भी आदेश के अनुपालन में नहीं ले सकता है। अगर ऐसा लिया है तो वो शुल्क समस्त अवैधानिक है। तो दोस्तों, अभी सामान्यतः जो विकास प्राधिकरणों में विभिन्न शुल्क लिए जाते हैं, उनमें इन 4 शुल्कों के अलावा जो यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 2A के अंतर्गत उल्लिखित हैं, जिनका अभी वर्णन किया है, विकास शुल्क, दाखिल खारिज प्रभार, भंडारण शुल्क और जल शुल्क। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुमोदित शासनादेशों या प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आदेश जो पारित किए गए, उनके क्रम में निरीक्षण शुल्क भी लिया जाता है, पर्यवेक्षण शुल्क भी लिया जाता है, प्रभाव शुल्क भी लिया जाता है, उप विभाजन शुल्क भी लिया जाता है। और किसी किसी प्राधिकरण में, जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन चार्ज के रूप में भी अलग से एक शुल्क लिया जाता है, जो प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत करा कर लिया जा रहा है। मेट्रो सेस के नाम से भी अलग शुल्क लिया गया है और उस पर भी कई अपीलें की गई हैं, कई सुनवाई चल रही है प्राधिकरण के खिलाफ। विभिन्न आवेदनकर्ताओं द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपीलें दाखिल की जा चुकी हैं और उन पर भी इस अपील के साथ जो सुनवाई 28 अप्रैल को जिसमें निर्णय हुआ है, उस मामले में ये सारी अपीलें क्लब हो गई हैं और इन सब अपीलों को क्लब करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अजीब सी बात भी है कि विभिन्न विकास प्राधिकरण, अगर हम बात करें उप विभाजन शुल्क के बारे में, तो उप विभाजन शुल्क के बारे में केवल हमारी जो कंपाउंडिंग बायलॉज है, कंपाउंडिंग बायलॉज में ही ये उल्लेख है। कंपाउंडिंग मुख्य रूप से अपराधों के समन हेतु लागू होता है और अपराधों का समन का मतलब है कि अगर किसी ने अनुमति लिए बगैर कोई विभाजन कर लिया है, तब उस पर शुल्क लगना चाहिए। लेकिन विभिन्न विकास प्राधिकरण उप विभाजन के मामले में बहुत ही लापरवाही से काम कर रहे हैं और अगर कोई आदमी अपना लेआउट पास कराता है, मतलब कि वो चाह रहा है कि हम क्या विभाजन करेंगे, उसको वो प्रस्ताव में देता है कि मेरा ये विभाजन या लेआउट स्वीकार कर लीजिए। और जब वो प्रस्ताव में पहले से दे रहा है स्वीकार करने के लिए, आपसे पास कराने के लिए, तो उसने कोई अपराध तो किया नहीं है। उस केस में भी विभाजन शुल्क लिया जा रहा है विभिन्न विकास प्राधिकरणों में। और इसके बारे में एक और विडंबना है कि उप विभाजन शुल्क विभिन्न विकास प्राधिकरण अलग अलग दरों से ले रहे हैं। कहीं पर आवासीय में 1%, कहीं पर 2%, कभी 1.5% और कहीं कहीं अन्य दरों से भी शुल्क लिए जा रहे हैं। इसी तरह कॉमर्शियल में भी इनकी दरें अलग अलग हैं, एक रूपता भी नहीं है। और प्राधिकरण अपने बोर्ड बैठक में निर्णय करवा कर विभिन्न दरों से उप विभाजन शुल्क उन मामलों में भी ले रहे हैं जिनमें कि कोई अपराध नहीं हुआ है, अर्थात जिनमें कि आवेदक ने उप विभाजन करने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ, वो कह रहा है कि मेरा स्वीकार कर लो, मैं मानचित्र स्वीकृत करा रहा हूँ, अपराध कोई नहीं कर रहा हूँ। अपराध तो वो होता है जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही कर लिया जाए, मतलब कोई विभाजन ऐसा कर लिया जाए जिसकी पूर्व में अनुमति नहीं ली गई है, तब उस पर लगने की कोई बात है तो समझ में भी आती है। लेकिन वो भी यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15(2) के अंतर्गत वो विभाजन शुल्क लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए वो भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर प्राधिकरण ले भी रहे हैं तो मतलब कोई आदमी अगर प्रस्ताव दे रहा है उस समय लेने का तो कोई औचित्य ही नहीं है और उसमें भी विभिन्न विकास प्राधिकरणों विभिन्न दरों से लिए जाने का तो कोई कारण नहीं है। इन सब मामलों को क्लब करके ही ये तरह तरह के शुल्कों के संबंध में ये फैसला 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 41 के संबंध में बताऊंगा, जिस धारा के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग या विभिन्न विकास प्राधिकरण अपने बोर्ड से उस धारा के आधार पर विभिन्न शुल्क आरोपित कर लेते हैं। दोस्तों, धारा 41 है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण। प्राधिकरण चेयरमैन अथवा उप चेयरमैन राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने हेतु समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट द authority, the chairman or vice chairman shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the state government
फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें तो ये कहा गया है कि शासन द्वारा जो समय समय पर इस अधिनियम के लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, उनका अनुपालन प्राधिकरण के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को करना है। 41 का पार्ट 2 क्या है, उपधारा 2 क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण चेयरमैन अथवा उप चेयरमैन के कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्राधिकरण चेयरमैन अथवा उप चेयरमैन और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार के निर्णय ऐसे विवाद के संबंध में अंतिम होगा। दोस्तों अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ कि धारा 41 का 2 पार्ट क्या है। इफ इन और इन connection with the exercise of its powers and discharge of its functions by the authority, the chairman or the vice chairman under this act, any dispute arises between the authority and chairman or the vice chairman and the state government, the decision of the state government on such dispute will be final। वो कहते हैं कि अगर प्राधिकरण के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो जो राज्य सरकार का निर्णय होगा वही बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को, वही अंतिम निर्णय होगा। अब इसका पार्ट 3 है, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या तन्निमित्त आवेदन किए जाने पर प्राधिकरण चेयरमैन अथवा उप चेयरमैन द्वारा निस्तारित अथवा आदेश पारित किए गए किसी मामले के अभिलेख को पारित किए गए आदेश अथवा जारी किए गए निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और ऐसा आदेश पारित अथवा निर्देश जारी कर सकेगा जिसे वह उचित समझे। इसका इंग्लिश में क्या है? पार्ट 3, द स्टेट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट in this behalf call for the records of any case disposed of or order passed by the authority or the chairman for the purpose of satisfying itself as to the legality or priority of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा उसके लिए आवेदन किए जाने पर प्राधिकरण के चेयरमैन या उप चेयरमैन द्वारा अगर कोई आदेश पारित किए गए हैं या किसी मामले के अभिलेख को पारित किए गए आदेश अथवा जारी किए गए निर्देश की वैधता और औचित्य के संबंध में समाधान करने के लिए इसके प्रयोजन के लिए वो आदेश मंगा सकता है प्राधिकरण से और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वो उचित समझे और वो आदेश प्राधिकरणों को मानने पड़ेंगे। और इसमें आगे लिखा हुआ है, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए हुए पारित नहीं कर सकता। मतलब ये लिखा है कोई भी आदेश जो एप्लीकेंट है उसकी सुनवाई का अवसर दिए बिना या सुनवाई किए बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकता ऐसा जो एप्लीकेंट को प्रभावित करने वाला हो। इसको इंग्लिश में कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट पास एन ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू एनी पर्सन विदाउट अफोर्डिंग सच पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इसका चौथा पार्ट है इंग्लिश में, एवरी ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। हिंदी में इसको कहा गया है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा पारित हर आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में चुनौती का विषय नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस 41 जो उपधारा है इसमें ये कहा गया है कि प्राधिकरण के जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है वो इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे मुख्य रूप से। और दूसरा ये कहा गया है कि प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो राज्य सरकार का जो निर्णय होगा इस संबंध में वो अंतिम रूप से मान्य होगा और प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा। दूसरे बिंदु में ये कहा गया है। तीसरे बिंदु में ये कहा गया है कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए किसी आदेश की सुनवाई कर सकता है, राज्य सरकार अभिलेख मंगा सकता है और उसकी सुनवाई के समय जो वो उचित समझे उस कार्य के संपादन के लिए वो ऐसे आदेश पारित कर सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि राज्य सरकार भी कोई भी आदेश उस आवेदक की सुनवाई के बिना पारित नहीं कर सकता है या ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता उसकी सुनवाई के बिना जो आवेदक पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव डालता हो। और अंत में ये कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा पारित हर आदेश अंतिम होगा और उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहा गया है इस 41 उपधारा में कहीं पर भी
शुल्कों के निर्धारण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका शुल्कों से सीधा कोई संबंध नहीं है। जो इसमें ये लिखा हुआ है कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा पारित हर आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में चुनौती का विषय नहीं होगा, तो इस उपधारा के इस अंश का अगर राज्य सरकार किसी शुल्क के लेने के संबंध में कोई आदेश या निर्देश या कोई शासनादेश निर्गत करता है, या इसकी किसी अन्य उपधारा के अधीन प्रभावित होकर राज्य सरकार कोई शुल्कों के संबंध में शासनादेश निर्गत करता है, या विभिन्न विकास प्राधिकरण अपने बोर्ड से कोई शुल्क निर्धारण के संबंध में इन उपधाराओं 41 के अंतर्गत जो है विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कोई निर्णय पारित करता है और वो शुल्क लगाने से संबंधित होते हैं, तो वो समस्त शुल्क सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। अब विभिन्न विकास प्राधिकरण अपनी मनमानी तरीके से आवेदकों से शुल्क नहीं ले पाएंगे और वही शुल्क ले पाएंगे जिनका अभी हमने विस्तार से वर्णन किया, जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 15(2)(a) के अंतर्गत प्रावधानित हैं, जिनमें कि विकास शुल्क, दाखिल खारिज प्रभार, भंडारण शुल्क और जल शुल्क शामिल हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो डेवलपमेंट फी, म्यूटेशन चार्जेस, स्टैगिंग फी एंड वाटर फी के अलावा कोई भी अन्य शुल्क यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15(2)(a) के विपरीत होंगे और वो अब नहीं लिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश पारित किए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन आदेशों का पालन राज्य सरकार को करना है। कितना समय लगता है एक रूपता लाने में पूरे प्रदेश में इन शुल्कों का? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में नया शासनादेश जारी करना पड़ेगा। उस शासनादेश में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपना निर्णय उल्लिखित करना पड़ेगा कि अब विभिन्न विकास प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों को ना दिया जाए, सिर्फ यही शुल्क लिए जाएं और इन शुल्कों का भी एक जो रेट है, को जो दर है वो तय कर दी जाए, ताकि पूरे प्राधिकरणों में, विभिन्न प्राधिकरणों में एक रूपता रह सके। भले ही विकास शुल्क में एक रूपता रहना संभव नहीं है, विकास की गति विभिन्न प्राधिकरणों में, विभिन्न शहरों में अलग अलग है, भूमि की दरें अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि विकास शुल्कों की दरें शासनादेश के अनुसार जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी किया जाना प्रस्तावित हो सकता है भविष्य में, उसमें विकास शुल्क पूरे प्रदेश के हर शहर में एक रूप नहीं रह सकता है, लेकिन अन्य शुल्क एक रूप रहने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा शुल्क लिए जाने के संबंध में कब शासनादेश निर्गत करेगा, कितना समय लगेगा और विकास प्राधिकरण के आवेदकों को कब राहत मिलेगी, ये कहना अभी भविष्य की बात है, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार को इसमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए और अभी भी विकास शुल्क की दरें बहुत अधिक हैं। जन सामान्य के हित का ध्यान रखते हुए विकास शुल्क की दरों में भी कुछ कमी की जानी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।